वेलकम टू द क्लारा क्लासेस। आई एम आशीष दीक्षित, योर मैथ्स टीचर। तो बच्चों, कैसे हाल चाल हैं आप लोगों के? उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज रिलेशन इन फंक्शंस। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, सेकेंड चैप्टर था रिलेशन इन फंक्शंस, राइट? और क्लास 12th में ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो जो कुछ हमने क्लास 11th में पढ़ा था उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे क्लास 11th में आप लोगों ने तीन चीज़ें पढ़ी थी। पहली चीज़ पढ़ी थी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, उसके बाद बच्चों आपने रिलेशन पढ़ा था, और उसके बाद फंक्शन। ठीक है, तो क्लास 12th में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग रिलेशंस में पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस, और सेम हम लोग फंक्शंस में पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस, राइट? तो आज हम लोग केवल रिलेशन के बारे में बात करेंगे बच्चों। अच्छा बच्चों, तो क्लास 11th में आप लोग रिलेशंस पढ़ के तो आए हैं, लेकिन एक बार हम फिर से शुरू से थोड़ा सा आपको रिवाइज कराते कि रिलेशंस असलियत में होते क्या है। जैसे बच्चों आप लोगों को पता है कि रिलेशन वर्ड तो आपको क्लियरली पता ही है कि रिलेशन का मतलब होता है, जैसे आपका मम्मी पापा से क्या रिलेशन है ना? वो पेरेंट्स हैं, आप उनके बच्चे हैं। जैसे मेरा आपसे क्या रिलेशन है? आई एम योर टीचर एंड यू आर माई स्टूडेंट। ऐसी रिलेशंस जो होते हैं, सेम रिलेशंस हम लोगों के मैथ्स में होते हैं। जैसे अगर हम आपसे बोलें कि x इज लेस देन 5, तो यहाँ पे x 5 से छोटा है, ये एक रिलेशन हो गया। या हम आपसे बोले कि लाइन AB इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन CD, तो लाइन AB परपेंडिकुलर है लाइन CD पे, राइट? तो यहाँ पे रिलेशन क्या हो गया? परपेंडिकुलर। तो इसी तरह से जो मैथ्स में रिलेशंस होते हैं वो आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह के क्या रिलेशंस होते हैं। ठीक है, तो रिलेशंस पढ़ने से पहले बच्चों हम लोग को सबसे पहले समझना होगा कि व्हाट आर कार्टेशियन प्रोडक्ट, व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये हम लोग पहले समझेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोग पढ़ चुके हैं 11th में, राइट? लेकिन हम एक बार फिर से आपको डिस्कस करते हैं। सपोज वी हैव टू सेट्स, टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए आपको दो नॉन एम्प्टी सेट चाहिए। अब नॉन एम्प्टी सेट आपको पता ही होगा, नॉन एम्प्टी सेट का मतलब दो ऐसे सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट जरूर हो। ठीक है, मतलब एम्प्टी सेट किसको बोलते हैं? जिस सेट में एक भी एलिमेंट ना हो, जिसको आप लोग 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी चीजें आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सपोज वी हैव टू सेट्स A एंड B एंड बोथ आर नॉन एम्प्टी सेट्स। मान लिया हमने सेट A में एलिमेंट है अपने पास 1 2 3, और सेट B में अपने पास एलिमेंट है 2, दैट इज A, B, या A B की जगह हम नंबर ही ले लेते हैं। सपोज वी हैव टेकन 4 एंड 5। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट है A और B, सेट A में अपने पास 3 एलिमेंट है 1 2 3, एंड सेट B में अपने पास 2 एलिमेंट है, दैट इज 4 एंड 5। ठीक है, तो अब व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट? तो अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B की डेफिनेशन की बात करें, तो व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B? दिस इज द ऑर्डर्ड पेयर, set of ordered pair x, y such that x belongs to set A and y belongs to set B। ठीक है बच्चों, तो ये डेफिनेशन में आपको ये समझना है कि जो आप A क्रॉस B जब भी लिखेंगे, दो नॉन एम्प्टी सेट A और B आपको दिए गए हैं और आप A क्रॉस B लिख रहे हैं, तो A क्रॉस B एक सेट होगा। किसका सेट होगा? ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा। ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई का सेट होगा, जहां पे एक्स एलिमेंट आपको मिलेंगे सेट ए से और वाई एलिमेंट आपको मिलेंगे सेट बी से। ठीक है, तो अगर हमको दो सेट ए और बी ये दिए गए हैं और हमें लिखना है ए क्रॉस बी, तो हम ए क्रॉस बी कैसे लिख सकते हैं? यहां पे देखिए, हम सेट ए के हर एलिमेंट की हम पेयर बनाएंगे सेट बी के हर एलिमेंट से, राइट? तो सपोज 1 की पेयर हमें बनानी, तो पहले 4 के साथ बनाएंगे, फिर 1 की पेयर हम बनाएंगे 5 के साथ, और सेम हम लोग 2 की पेयर 4 के साथ, फिर 2 की पेयर 5 के साथ, एंड सिमिलरली 3 की पेयर बनाएंगे हम 4 और 5 दोनों के साथ। ठीक है, तो कितनी हमें पेयर मिलेंगी? 1 4 1 5, देन 2 4 2 5, देन 3 4 एंड 3 5, राइट? तो दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A क्रॉस B। ठीक है, अब बच्चों एक चीज आप लोग और देख सकते हैं कि अगर हमें सेट A में पता हो कि कितने एलिमेंट हैं और सेट B में पता हो कितने एलिमेंट हैं, तो हम इजीली पता कर सकते हैं कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे, राइट? मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A
is equal to m and number of element in B is equal to n, then number of element in A क्रॉस B ये हो जाएंगे इनका प्रोडक्ट m इंटू n, राइट। अगर सेट A में आपके पास m एलिमेंट हैं और सेट n में B में आपके पास n एलिमेंट हैं, तो आपके पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा A क्रॉस B उसमें कितने एलिमेंट होंगे, सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों नंबर्स का m इंटू n। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपने क्लास 11th में पढ़ी थी बच्चों। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जब आपको एक बार क्लियरली समझ में आ जाएगा तब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि रिलेशंस क्या होते हैं, राइट। तो रिलेशन भी आप लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, मैं आपको एक बार फिर बताता हूं कि रिलेशन इज द सबसेट। अब हम लोग रिलेशन की बात स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज रिलेशन, डेफिनेशन क्या है रिलेशन की, भाई रिलेशन होगा किसके किसके बीच में, दो चीजें चाहिए ना हमें, दो सेट चाहिए। मान लो अपना रिलेशन जो है, रिलेशन इज फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है। जब भी हमें रिलेशन की बात करेंगे तो रिलेशन के लिए हमें दो सेट चाहिए। अगर हमारा रिलेशन दो सेट ए और बी के बीच में है तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है। अब मान लीजिए सेट ए अपना यही है 1 2 3 और सेट बी है अपना 4 5। तो रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, रिलेशन आर इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन है, रिलेशन का मतलब होता है रिलेशन इज ओनली अ सबसेट। अब किसका सबसेट है रिलेशन, ए क्रॉस बी का, और ए क्रॉस बी हम लोग समझ चुके हैं कि व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो जो भी ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है ए क्रॉस बी, उसका कोई सबसेट आप लिखते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ रिलेशन, ठीक है। जैसे हम आपको दिखाएं, ये सेट ए है और ये है सेट बी, इसमें अपने पास 3 एलिमेंट है 1 2 3 और इसमें है 4 and 5। तो अगर हमें इनके बीच में एक रिलेशन दिखाना है तो अभी जो हम लोगों ने ए क्रॉस बी लिखा था, ए क्रॉस बी में हमारे पास 6 ऑर्डर्ड पेयर आई थी। उन 6 ऑर्डर्ड पेयर में से हम कितनी भी ऑर्डर्ड पेयर लिख दें, मतलब जो भी ऑर्डर्ड पेयर लेनी है हमें वो लेनी ए क्रॉस बी से ही, उसके बाहर से नहीं ले सकते, ठीक है। तो अगर जब हम सबसेट लिखेंगे ए क्रॉस बी का कोई, दैट इज कॉल्ड अ रिलेशन। मान लो हमने 1 की पेयर 4 से बना दी और 1 की पेयर 5 से बना दी, इसके बाद 2 की पेयर 4 से बना दी। अब क्योंकि ये तीनों पेयर ए क्रॉस बी को बिलोंग करती हैं तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड द सबसेट। तो ये सबसेट है, इस वजह से हम इसको R1, एक रिलेशन R1 बोल देंगे। नाउ दिस इज रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है बच्चों। अब बात आती है कि भाई रिलेशंस पॉसिबल कितने हैं। अगर हमें दो सेट दिए गए हैं ए और बी, मान लो ए सेट ए में अपने पास m एलिमेंट है और सेट बी में अपने पास n एलिमेंट है, तो कितने रिलेशंस पॉसिबल हैं, राइट। तो बोर्ड एग्जाम में आपको कभी कभी 1 मार्क का यही क्वेश्चन मिल जाता है, तो आप इजीली कर सकते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर m इंटू n, ठीक है। जहां पे m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, और n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। अगर आपको सेट A और सेट B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है तो आप इजीली बता सकते हैं कि भाई इतने रिलेशन पॉसिबल हैं। जैसे अपने यहां इस एग्जांपल में सेट A में 3 एलिमेंट है और सेट B में है 2 एलिमेंट, तो अगर हम 3 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 6। तो A क्रॉस B में अगर हम आपसे पूछे कि A में 3 एलिमेंट है और B में 2 एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B में हमने देखा था अभी, है ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B में होंगे अपने पास 6 एलिमेंट्स। तो अगर हमसे पूछा जाए कि कितने रिलेशंस पॉसिबल हैं, तो हमारे रिलेशन पॉसिबल होंगे 2 रेज टू द पावर 6, ठीक है। इस तरह से हम नंबर ऑफ रिलेशंस इजीली बता सकते हैं दो सेट के बीच में, ठीक है बच्चों। तो ये तो हमने आपको रिलेशन की डेफिनेशन बता दी, ये सारी चीजें हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके थे। अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्लास 12th में हमें क्या पढ़ना है।
और जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लास 12th में हम मोस्टली डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस पे। ठीक है, तो रिलेशन की डेफिनेशन वगैरह ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 11 में। अच्छा, रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मान लो कोई दो एलिमेंट हैं ए और बी, ये रिलेशन में हैं, ए और बी रिलेशन में है, तो हम लिखेंगे ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। या एक और तरीका है ए इज रिलेटेड टू बी। ये दो तरीके हैं आपको, अगर कोई एलिमेंट ए बी रिलेशन में है तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, या फिर हम लिख सकते हैं ए इज रिलेटेड टू बी, ए कैपिटल आर बी, यहां पे कैपिटल आर रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग मेन बात पे आते हैं कि टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ठीक है, तो बच्चों टाइप्स ऑफ रिलेशंस में हम स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट विद एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, अच्छा एम्प्टी रिलेशन बच्चों आपको नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, एक ऐसा रिलेशन जिसमें सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड ना हो। ठीक है, अच्छा बच्चों आपको यह भी पता है कि कोई भी सेट होता है, जब हम उसके सबसेट लिखते हैं तो हमारा पहला सबसेट हमेशा एम्प्टी सेट फाई ही लिखा जाता है। ये क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। क्लास 11th में जब हम सेट चैप्टर पढ़ते हैं उसमें बताया जाता है कि जब भी कभी हमें सेट दिया है कोई और उसके सबसेट लिखने हैं तो किसी भी सेट का पहला सबसेट जो होता है दैट इज ऑलवेज एन एम्प्टी सेट फाई, और किसी भी सेट का सबसे जो लास्ट सबसेट लिखा जाता है वो जिस सेट का सबसेट हम लिख रहे हैं वो सेट खुद होता है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड दैट इज द बिगेस्ट सबसेट। ठीक है, कोई सेट ए है उसका सबसे बड़ा सबसेट वो सेट ए खुद होगा, और किसी भी सेट ए का सबसे छोटा सबसेट जो होता है दैट इज कॉल्ड फाई। तो आपको पता है कि ए क्रॉस बी अगर आपने कोई रिलेशन लिखा, भाई ए और बी आपको दो सेट दिए गए, अब आप सेट ए का कोई एलिमेंट सेट बी से रिलेशन में है ही नहीं तो आप क्या लिखेंगे? फिर कुछ नहीं आएगा उसमें, तो इसका मतलब दैट रिलेशन इज एम्प्टी। तो दैट एम्प्टी रिलेशन विल रिप्रेजेंट बाई फाई, वी विल रिप्रेजेंट दैट बाई फाई। अच्छा एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए हमने एक सेट ए लिख लिया, सेट ए इज सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। राइट, आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं, हाँ बच्चों, तो हम लोग एग्जाम्पल 1 में लेते हैं कि हमने एक सेट ले लिया, सेट ए इज सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल के सारे बच्चे, क्लास 1 से क्लास 12 तक के सारे बच्चे हैं, दैट इज अ सेट। ठीक है, तो उस सेट में आपके स्कूल में जो भी मान लो 1000 या 1200 जो भी बच्चे पढ़ते हैं, सारे बच्चे जो है वो कंसिस्ट करते हैं सेट ए को। ठीक है, और हमारा रिलेशन है रिलेशन ऑन ए। अब यहां पे हमने क्या किया, यहां पे हमने सेट ए से सेट बी के बीच में नहीं रिलेशन बना रहे हैं। अगर आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में इस तरह से लिखा हो रिलेशन ऑन ए या रिलेशन इन ए, इन दोनों बातों का मतलब होता है कि रिलेशन इज फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। ठीक है, तो सेट ए से सेट ए के बीच में ही रिलेशन है। यहां पे सेट ए भी हमारा सेट ए है और जो सेट बी हम लेते थे उसमें भी हमने यही वाला सेट ए डाल दिया। ठीक है, तो हमारा रिलेशन जो है सेट ए से सेट ए के बीच में। और रिलेशन डिफाइन कैसे किया है, अगर हम रिलेशन को डिफाइन करें, रिलेशन आर इज इक्वल टू set of all ordered pair a comma b such that difference of age of a and b is more than 100 years। राइट, तो जो हम रिलेशन ले रहे हैं, हमने एक रिलेशन आर लिया है और वो रिलेशन आर दो बच्चों को रिलेट करता, उस स्कूल में पढ़ते हुए दो बच्चों को रिलेट करेगा। अगर उन दोनों बच्चों, पहला बच्चा मान लिया हमने ए ले लिया और दूसरा बच्चा है बी,
इन दोनों बच्चों ए और बी की एज में जो डिफरेंस है दैट मस्ट बी मोर देन 100 ईयर। अगर दो बच्चे आपको ऐसे मिलते हैं उस स्कूल में जिनकी एज डिफरेंस 100 ईयर से ज्यादा है, तो वो पेयर आप रिलेशन में रख लेंगे। ठीक है, और आपको क्लियरली पता है कि किसी भी स्कूल में दो बच्चे पढ़ते हो उनकी एज का डिफरेंस 100 ईयर से ज्यादा नहीं हो सकता। ये ऑब्वियस सी बात है, आप समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने क्लास 12 का बच्चा ले लिया, उसकी एज होगी 16-17 साल। क्लास फर्स्ट का बच्चा लिया, उसकी एज है 4-5 साल। तो जो डिफरेंस होगा वो 10, 11, 12, 13, मैक्सिमम 15 साल, 20 साल मान लीजिए। 100 ईयर से ज्यादा आपको कोई भी दो बच्चे नहीं मिलेंगे जिनकी एज डिफरेंस 100 ईयर से ज्यादा हो। तो ऐसे रिलेशन को फिर क्या बोलेंगे? इस रिलेशन में हमारी एक भी पेयर नहीं आ रही है, तो दिस रिलेशन इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। ठीक है बच्चों, तो एम्प्टी रिलेशन आपको क्लियर हो गया। एम्प्टी रिलेशन का मतलब अगर किसी रिलेशन में आपको एक भी पेयर ना मिले, सेट ए का एक भी एलिमेंट सेट ए के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, दैट रिलेशन इज कॉल्ड एन एम्प्टी रिलेशन, राइट। इसके बाद बच्चों दूसरा जो रिलेशन है इसका जस्ट अपोजिट है। दूसरा जो टाइप ऑफ रिलेशन है दैट इज यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, अच्छा यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन में जितनी भी पॉसिबल पेयर हैं ए क्रॉस बी में, वो सारी पेयर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, एक ऐसा रिलेशन जिसमें अगर रिलेशन हमारा सेट ए से सेट बी के बीच में है तो ए क्रॉस बी की जितनी भी पॉसिबल पेयर्स है, एवरी पेयर इज प्रेजेंट इन दैट रिलेशन। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब समझ में आ रहा है? फिर हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं और सेम सेट ले लेते हैं। सेट ए इज सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। ठीक है, और अब की से जो रिलेशन बना रहे हैं दैट रिलेशन इज ए कॉमा बी एंड सेम रिलेशन इज फ्रॉम ए टू ए। रिलेशन हमारा सेट ए से सेट ए के बीच में ही है। ठीक है, और रिलेशन डिफाइन कैसे है? रिलेशन आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट डिफरेंस ऑफ एज बिटवीन ए एंड बी इज लेस देन 100 ईयर, लेस देन 100 ईयर्स। ठीक है, देखिए अभी हमने कंडीशन बदल दी। क्या बदली कंडीशन? अब हमारे वो सारे बच्चे रिलेशन में होंगे। अगर उस स्कूल के कोई भी दो बच्चे ले लें और उनकी एज डिफरेंस जो है लेस देन 100 ईयर आती है, देन वो दोनों बच्चे रिलेशन में हैं। तो अब आप देखेंगे कि आप उस स्कूल के कोई भी दो बच्चे ले लें, वो हमेशा रिलेशन में होंगे। इट मींस सेट ए का हर बच्चा सेट ए के हर बच्चे से रिलेटेड है, क्योंकि अगर आप दो बच्चे सेम एज के भी ले रहे हैं तो उनकी एज डिफरेंस हुई 0 ईयर, दैट 0 ईयर इज लेस देन 100। अगर आप क्लास 12 का बच्चा लेते और क्लास फर्स्ट का बच्चा लेते, फिर भी उनकी एज का डिफरेंस हमेशा 100 ईयर से कम होगा, राइट। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों रिलेशन आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गए। एम्प्टी रिलेशन मींस एक ऐसा रिलेशन जिसमें सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट ए के किसी भी एलिमेंट से रिलेशन में नहीं है। एंड यूनिवर्सल रिलेशन जहां पे सेट ए का हर एलिमेंट सेट ए के हर एलिमेंट से रिलेटेड है, राइट। अगर हम सबसेट की बात करें तो आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी सेट का जब हम सबसेट लिखते हैं तो जो सबसे छोटा सबसेट है दैट इज 5 या एम्प्टी सेट, वो जो सबसेट होता है वो हमेशा होता है एम्प्टी रिलेशन। और किसी सेट ए क्रॉस बी का या ए क्रॉस ए का जब हम सबसे बड़ा सबसेट लिखते हैं तो हमें वो सेट खुद लिखना पड़ेगा। सपोज करो आप ए क्रॉस ए का सबसे बड़ा सबसेट लिख रहे हैं तो आपको ए क्रॉस ए ही लिखना पड़ेगा, जिसमें ए क्रॉस ए की सारी पेयर आ जाएंगी। तो दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, अच्छा बच्चों, ये जो दोनों रिलेशन है एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन, इन दोनों की इंपॉर्टेंस थोड़ी कम है बिकॉज दे आर ऑफ लेस इंपॉर्टेंस, दैट्स वाई समटाइम्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन, राइट। तो ये आप नोट कर लें।
ट्रिवियल रिलेशंस क्या होते हैं? ट्रिवियल रिलेशंस मींस ऐसे रिलेशन जिनकी इंपॉर्टेंस कम हो, जिनकी इंपॉर्टेंस कम होती है उनको हम ट्रिवियल रिलेशंस बोलते हैं। और ट्रिवियल रिलेशंस में हमारे दोनों रिलेशन आ जाते हैं, एम्प्टी रिलेशंस है, यूनिवर्सल रिलेशन, राइट। तो बच्चों अब हम बात करेंगे जिनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। कहां पे ज्यादा है? एक तो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, वो टाइप्स ऑफ रिलेशंस हम डिस्कस करेंगे। दूसरी, जिनका थोड़ा सा इंपॉर्टेंस भी ज्यादा है रिलेशंस में, राइट। तो अब हम लोग उन टाइप्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब आप लोग पूरा फोकस करेंगे और बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, राइट। तो जो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशंस की हम लोग बात करने जा रहे हैं, हाँ, तो जो नेक्स्ट रिलेशन की हम बात करेंगे, अब हम आपसे बात करेंगे कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये 3 टाइप के रिलेशंस की बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशंस यही हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। अच्छा, रिफ्लेक्सिव वर्ड जो आता है दैट इज कॉल्ड फ्रॉम रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आप सबको पता है कि जब हम मिरर में अपनी इमेज देखते हैं, तो जैसे मैं मिरर के सामने खड़ा हूं तो मिरर में मुझे किसकी इमेज दिखाई पड़ेगी? जो इमेज होगी वो भी मैं खुद हूंगा, राइट। तो रिफ्लेक्सिव जो वर्ड आता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, द वर्ड कम्स फ्रॉम रिफ्लेक्शन, राइट। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस की क्या डेफिनेशन है? मान लीजिए हमारा कोई रिलेशन है ऑन ए, इट मींस कि रिलेशन इज फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, ठीक है। तो देन एनी रिलेशन आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ, व्हाट इज द कंडीशन? इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। अब धीरे से इस चीज का मतलब समझिए आप। अगर कोई रिलेशन हमारा सेट ए से ए के बीच में है, तो उस सेट ए का हर एलिमेंट अपने आप से रिलेशन में जरूर होना चाहिए। मान लीजिए किसी सेट ए में 3 एलिमेंट है, 1 2 3। अगर सेट ए में 1 2 3 3 एलिमेंट है, तो आपको 3 पेयर जरूर चाहिए, 1 1 2 2 और 3 3। अगर आपकी एक भी पेयर मिसिंग है, तो इट मींस दैट रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, राइट। तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करते हैं। सपोज मैंने एक सेट ले लिया ए, 1 2 3, 3 एलिमेंट हैं सेट ए में, और रिलेशन हम लिखते हैं R1। एक रिलेशन R1 है, उसमें अपने पास है पेयर 1 2 2 2 एंड 2 3। एक दूसरा रिलेशन R2 हम लिखते हैं जिसमें 1 2 2 3 1 1 3 2 2 2 3 2 3 3, राइट। ये 2 रिलेशंस मैंने लिखे। अब आपसे जब कहा जाएगा कि चेक दैट दिस रिलेशन R1 इज रिफ्लेक्सिव और नॉट, तो हम लोग क्या चेक करेंगे? हम लोग चेक करेंगे क्या रिलेशन R में सेट A का हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है। इट मींस 1 1 अपने पास है, हम चेक करेंगे कि भाई 1 1 इज मिसिंग। देखिए 2 2 है, लेकिन इसको हम रिफ्लेक्सिव नहीं कह सकते क्योंकि केवल एक पेयर 2 2 है, बट 1 1 इज मिसिंग, 3 3 इज मिसिंग, बोथ आर मिसिंग। अगर एटलीस्ट 1 पेयर इज मिसिंग, देन ऑल्सो वी विल नॉट कॉल दैट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि रिलेशन R1 में हमारी 1 1 पेयर मिसिंग है, इट डज नॉट बिलोंग्स टू R, दैट्स व्हाई रिलेशन R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर जब हम R2 को देखेंगे तो सबसे पहले हम चेक करेंगे भाई 1 1 इज देयर, देन वी विल सी 2 2 इट इज देयर, 3 3 इट इज ऑल्सो देयर, क्योंकि सेट ए के हर एलिमेंट, सेट ए का हर एलिमेंट अपने आप से रिलेशन में है, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, सेट ए के हर एलिमेंट के लिए ये कंडीशन ए कॉमा ए सेटिस्फाई होनी चाहिए, राइट। तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है बच्चों, तो अगला जो टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज सिमेट्रिक। अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज सिमेट्रिक रिलेशन।
suppose there is a relation on set A, right? It means relation is from set A to set A. तो ये रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा, इसकी कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन ये है कि इफ A कॉमा B belongs to R, then B कॉमा A also belongs to R. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A कॉमा B belongs to R implies that B कॉमा A belongs to R. ठीक है, इसका मतलब कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा? कोई भी रिलेशन जब हम सिमेट्रिक चेक करते हैं तो हम ऐसी पेयर देखते हैं कि क्या A कॉमा B आपके पास है, क्या एक ऐसी पेयर है जिसमें दोनों एलिमेंट थोड़े डिफरेंट हों, राइट? A कॉमा A तो आप समझ चुके हैं कि दोनों एलिमेंट सेम हो, उनको नहीं चेक करेंगे। अगर आपको कोई पेयर A कॉमा B मिल रही है, अगर A कॉमा B रिलेशन में है तो B कॉमा A आपको उस रिलेशन में जरूर ढूंढनी होगी। मान लीजिए A कॉमा B आपको मिल गई लेकिन B कॉमा A आपको नहीं मिल रही है, तो उस रिलेशन को हम सिमेट्रिक नहीं बोलेंगे। और फिर वही सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, इफ AB बिलोंग्स टू R देन BA बिलोंग्स टू R फॉर ऑल। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू सेट A, सेट A की हर AB पेयर के लिए, राइट? मान लीजिए सेट A की दो पेयर आपको तीन पेयर है कोई, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, सेट A है 1 2 3, ठीक है, और हमने रिलेशन R1 लिखा 1 2 2 3 3 1 2 1 3 2, राइट? तो इस रिलेशन में हम देखते हैं कि हमारे पास काफी सारी AB वाली पेयर्स है, राइट? तो सबसे पहली पेयर AB के टाइप की जो हमें मिली दैट इज 1 2। अब अगर 1 2 आपके पास है तो आपको पता है कि 2 1 आपको चेक करनी होगी, 2 1 आपको चाहिए। अगर 2 1 नहीं मिलता है इट मींस दैट दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। तो क्योंकि 1 2 है और इसकी जो सिमेट्रिक पेयर 2 1 आपको मिल गई, दिस इज AB, देन BA आपको मिल गई। फिर नेक्स्ट पेयर पे चलते हैं हम लोग 2 3। अब 2 3 आपके पास है तो 3 2 भी होनी चाहिए, 3 2 भी मिल गई हमें। नेक्स्ट पेयर आती है 3 1। अब 3 1 के लिए हमें 1 3 भी चाहिए थी, जो कि हमारे पास नहीं है। तो एटलीस्ट वन पेयर भी आपको ऐसी मिलती है जिसका AB आपके पास है लेकिन BA नहीं मिल रहा है, तो आप इस रिलेशन को सिमेट्रिक नहीं बोल सकते। तो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। रीजन क्या है? बिकॉज 3 1 बिलोंग्स टू R but 1 3 does not belongs to R. This is the reason, that's why this relation R1 is not reflexive. चलिए एक और रिलेशन लेते हैं, 1 2 3 2 2 1 2 3 1 1 2 2, ठीक है। अभी इस रिलेशन में अगर हम चेक करें तो पहली पेयर में 1 2 मिली, 1 2 के लिए 2 1 अवेलेबल है, 3 2 के लिए 2 3 अवेलेबल है, राइट? इन दोनों पेयर की सिमेट्रिक पेयर अपने पास अवेलेबल है और इनके अलावा कोई हमारे पास पेयर है ही नहीं AB टाइप की। तो बिकॉज इन दिस रिलेशन फॉर ऑल AB BA इज देयर, दैट्स व्हाई दिस रिलेशन R2 इज सिमेट्रिक। ठीक है बच्चों, तो ये आपको जरूर देखना है कि हर पेयर AB के लिए आपके पास BA अवेलेबल है या नहीं। अगर आपकी एक भी पेयर AB मिल रही है जिसका BA आपके पास नहीं है तो आप उसको सिमेट्रिक नहीं बोल सकते हैं, राइट? देन वी कम टू अवर थर्ड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिलेशन, दैट इज ट्रांजिटिव। तो अब बच्चों हम लोग चेक करें कि व्हाट आर ट्रांजिटिव रिलेशन, उसकी क्या कंडीशन होती है, राइट? ट्रांजिटिव रिलेशन, राइट? तो व्हाट इज ट्रांजिटिव रिलेशन? इसकी कंडीशन ये है कि सपोज कोई रिलेशन है R ऑन A, ठीक है, एंड कंडीशन इज इफ A B बिलोंग्स टू R एंड B C
belongs to R, then A comma C also belongs to R, right? या इसको दूसरे शब्दों में हम लिखना चाहें तो लिखेंगे AB belongs to R and BC belongs to R implies that AC also belongs to R, right? ओके बच्चों, तो ट्रांजिटिव रिलेशन में हमने क्या देखा कि ट्रांजिटिव रिलेशन में हमें यह ढूंढना होगा कि आपके पास अगर दो पेयर ए बी और बी सी आपको रिलेशन में मिल रही हैं, इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, देन ए मस्ट रिलेट टू सी, ए का सी से रिलेशन जरूर होना चाहिए। अगर ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है तो आपको एसी पेयर जरूर मिलनी चाहिए। फॉर ऑल, सबसे इंपॉर्टेंट बात, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए, सेट ए की हर ए बी और बी सी पेयर के लिए आपके पास एसी होना चाहिए। अगर आपको यह कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है देन वी कॉल दैट रिलेशन इज ट्रांजिटिव, अदरवाइज दैट रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, राइट? इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए एक सेट है A दैट कंसिस्ट 3 एलिमेंट्स 1 2 3 और एक रिलेशन R1 हमने लिखा 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3 एंड 1, 3, राइट? अब आपसे पूछा जाए कि ये रिलेशन R1 जो है ट्रांजिटिव है या नहीं, कैसे चेक करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए हम पहले जो A वाली पेयर है उनको तो हम छोड़ देते हैं, राइट? 1, 1 into 2, बोथ दीज पेयर्स आर A टाइप। पहली पेयर हमें AB टाइप की मिली 1, 2, राइट? 1 को हम A मान सकते हैं और 2 को B, तो 1, 2, 1 इज रिलेटेड टू 2, फिर 2 इज ऑल्सो रिलेटेड टू 3, राइट? तो अगर एलिमेंट 1 2 से रिलेटेड है और एलिमेंट 2 3 से रिलेटेड है तो हमें क्या चाहिए था? एलिमेंट 1 3 से जरूर रिलेशन में हो, और जो कि हमें 1, 3 मिल रहा है, और इन दोनों के अलावा कोई ए बी और बी सी पेयर हमारे पास है नहीं। तो फॉर ऑल ए बी एंड बी सी ए सी इज अवेलेबल इन दैट सेट, तो दैट्स व्हाई दिस रिलेशन R1 इज ट्रांजिटिव। ठीक है बच्चों, तो ये आपको बेसिक मैंने आज डेफिनेशंस बताई हैं कि टाइप्स ऑफ रिलेशंस, राइट? और इन पे एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपका पक्का जरूर आता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशंस पे। अच्छा, एक चीज और है, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, इफ एनी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव ऑल्सो, सिमेट्रिक ऑल्सो एंड ट्रांजिटिव ऑल्सो, देन दैट रिलेशन इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट? तो व्हाट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन? एनी रिलेशन विच इज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, दैट रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। और बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आता है कि प्रूव दैट दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को सिर्फ यही प्रूव करना होता है कि दैट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग फर्स्ट लेक्चर में सिर्फ डेफिनेशंस की बात करिए। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस भी करेंगे इन टॉपिक्स पे, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, राइट? थैंक यू।